बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पूरा बोर्ड के लिए एक तरीके से आपके लिए क्विक रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा आपको, जो आपकी बोर्ड क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो इस बार वही चीज़ आपको यहाँ पे कराया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो आपके इस बार टर्म 2 फिजिक्स टर्म 2 के लिए जो भी आपके सिलेबस में है, केवल उसी का आपको जल्दी क्विक रिवीजन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बालक आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में अगर जानना है तो देखिए रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, लाइट क्या करी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करी। ये हमारा कोई भी आप ग्लास स्लैब भी सपोज कर सकते हैं, जिसका जो कि डेंसर मीडियम का काम कर रहा है, उसके बाहर का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो देखिए इसको आना चाहिए था सीधे, बिल्कुल सीधे आना चाहिए था। अगर ये जो मीडियम है डेंसर मीडियम, अगर ये नहीं होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधे आती, लेकिन इस मीडियम के आने की वजह से लाइट रे अपने पाथ थोड़ा बेंड कर गई है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ। तो क्या कही, लाइट अपने पाथ से चेंज करे, पाथ से भटक गई ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे अपना पाथ चेंज कर गई। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या फिर इसमें एक चीज़ और भी होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लिखा गया है इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड तो होती हैं और साथ साथ इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ होते हैं, यहाँ पे दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये जो लाइट यहाँ पे ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप इसको बोल सकते हैं, ये हमारा होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो देखिए ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। और इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन है, आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं भाई नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोलता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे इंसिडेंट पे लाई करते हैं। तो पहला फर्स्ट लॉ होता है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा। दूसरा लॉ की अगर बात करें तो दूसरा लॉ कहता है क्या भाई, कि द गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर लाइट द गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द साइन of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देंगे, जब लाइट रेयरर मीडियम से, जब कोई भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से, यहाँ रेयरर मीडियम दिख रहा है आपको, जब लाइट रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो लाइट रे जैसे इंटर करेगी डेंसर मीडियम में वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। देखिए ये जा रही थी सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। ठीक है, या नॉर्मल के पास आ गई है।
ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ये कहता है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोले तो साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जो होता है ये कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। और इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है, म्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको नाम देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है कि भाई म्यू इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। म्यू हमारा यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि जो रेयर मीडियम है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करते हैं कि भाई म्यू1 है, और जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया गया है, लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करते हैं कि म्यू2 है। तो लाइट रे जब, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये ऊपर वाला रेयर मीडियम है और नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम है। तो मीडियम रेयरर है या डेंसर, ये देखने के लिए आपको क्या होगा, इस केस में म्यू1 इज लेस देन म्यू2 होगा। अगर कोई हमारे पास दो मीडियम है, और जाहिर सी बात है दोनों मीडियम अलग अलग अगर होंगे तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा, और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। जैसे इस केस में अगर रेयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सपोज किया है म्यू1, और ये डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सपोज किया है म्यू2। तो इन दोनों केस में देखेंगे तो म्यू1 जो है हमेशा लेस देन होगा म्यू2 से, क्योंकि इस केस में रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है दूसरा वाला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ठीक है। तो इसको पढ़ने कुछ और तरीके होते हैं। तो इसको देखिए पढ़ा जाता है बालक, इसको पढ़ेंगे, लाइट रे म्यू1 से म्यू2 में आ रहा है, ऐसा भी आप समझना बोल सकते हैं। तो इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। और आप ये फार्मूला याद रखेंगे। इसी फार्मूले को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ होता है, इसी को स्नेल्स लॉ भी हम लोग बोलते हैं। गुड, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ। अगर आप यहाँ देखें तो कुछ आपको टिप्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे बोला है कि म्यू ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम इज लोअर एंड दैट द डेंसर मीडियम इज हायर, ठीक है। वही चीज़ आपको दिया है कि इससे पहले मैंने बताया था कि मान लेते हैं रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और डेंसर का म्यू2 है, तो म्यू1 इज ऑलवेज लेस देन म्यू2, ठीक है। जो रेयर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लोअर बोला है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। आगे, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1 एंड दैट द रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1। जैसे देखिए मैं बात करता हूँ म्यू2 1, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैंने बात किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है म्यू2 1 इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ये पूछा भी जाता है आपको, तो आप इसको याद रखेंगे। इसी का उल्टा भी चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगर दिया है, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसको लिखा जाएगा म्यू1 बाई म्यू2। तो देखिए ये कह रहा है कि म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो होगा ये हमेशा एक से बड़ा होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो म्यू2 बाई म्यू1 है, तो म्यू2 आपको ऑलरेडी पता है कि भाई म्यू2 क्या है, ग्रेटर देन म्यू1 है। तो किसी बड़े वैल्यू में अगर छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 ही आएगा। इसी का उल्टा बोला है, एंड
दैट ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जो होगा वो μ1/μ2 होगा। इसको अगर आप निकालेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। आगे बोला है इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है और जो वेवलेंथ होता है वो चेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बात कर रहा है इन रिफ्रैक्शन द फ्रिक्वेंसी एंड द फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका सब कुछ एक तरीके से वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी सब कुछ चेंज होता है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज़ कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा भी जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम है m, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपको a दिया हुआ है, कोई मीडियम एयर आप सपोज कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी, ये c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट बताएगा, तो वेलोसिटी ऑफ, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बालक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, जो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा जिस मीडियम का, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम हो जाती है। ठीक, और वेवलेंथ भी वही सेम कंसेप्ट होता है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गुड, आगे हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। एक हमारे पास पैरेलल स्लैब है जिसका थिकनेस t के बराबर है, यहाँ कुछ आपको दिया गया है t। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाइट ये दो पैरेलल लाइन है, एक ऊपर वाला देखिए, एक ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, एक नीचे वाला, यहाँ दोनों जगह से हम लोग लाइट का इंसिडेंट कराएंगे। तो देखिए अगर ऊपर वाले सरफेस से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है, ये ऊपर आपको दे रखा है, ए हमारा कोई मीडियम है डेंस रेयर मीडियम है, और बी जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। आपको ये तुरंत माइंड में आना चाहिए रेयर और डेंसर मीडियम के लिए। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ देखिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जा रही थी, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है, इसके इक्वल टू आपको तुरंत मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक है, तो ये दिया गया है, देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। सिमिलरली जब दूसरे सरफेस से होगा तो लाइट रे फिर से अब जब ये देखिए यहाँ पे लाइट जब आएगी तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गई है लाइट। अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट रे ये सीधे चली जाती है, आपको यहाँ दिखाया गया है, ये लाइट रे सीधे चली जाती, लेकिन स्लैब आने की वजह से लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड कर गई है। ठीक है, डेंसर मीडियम में फिर अब इस सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट रे अब देखिए ये डेंसर मीडियम है और ये फिर से रेयर मीडियम, जो ऊपर वाला मीडियम था वही मीडियम यहाँ पे है, तो लाइट रे फिर से क्या की, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो देखेंगे, तो ये मान लेते हैं किसी एंगल I2 पे अगर इंसिडेंट हुआ है तो ये R2 पे अगर जा रहा है, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल देखते हैं, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में चल जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो ये मान लेते हैं एंगल बनाया R2। तो पहले जो लाइट रे आ रही थी जो रेयर मीडियम में पहले थी, जब उसके बाद फिर से फाइनली रिफ्रैक्शन के बाद दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से लाइट रे रेयर मीडियम में चली गई, तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेकिन पैरेलल तो होंगी, लेकिन देखिए इनके बीच कुछ न कुछ शिफ्ट हो गया। पहले लाइट रे ये जा रही थी, फाइनली ये स्लैब आने की वजह से लाइट रे यहाँ चली गई, तो कुछ लाइट रे शिफ्ट कर गई। ठीक है, ये वाला इतना लाइट रे शिफ्ट कर गया है, तो आपसे कितना शिफ्ट किया है लाइट रे ये भी पूछता है। तो उससे पहले जब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो आपको यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। तो अब लाइट देखिए दूसरे मीडियम से, ये मीडियम बी है,
इस और ये मीडियम ए है, तो बी से ए की ओर आएगी तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी इज इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू। ठीक है, यहाँ लिखा गया है। एक चीज़ और देखेंगे अगर आप, तो रिफ्रैक्टिव मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप पढ़ें, जैसा यहाँ पे ये कंडीशन आपको दिख रहा है। सिमिलरली म्यू ए बी अगर हम लिखें तो ये इसको लिख सकते हैं म्यू ए बाई म्यू बी। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बालक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करें, यहाँ पे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये म्यू बी से म्यू बी कैंसिल हो जाएगा और म्यू ए से म्यू ए कैंसिल हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 के बराबर आ जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ लेटरल शिफ्ट, यहाँ पे जो लाइट रे पहले रेयर मीडियम में आ रही थी, कुछ ये जा रही थी, फाइनली मीडियम आने के बाद लाइट रे कहीं यहाँ जाने लगी, तो इनके बीच जो शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट देखते हैं बच्चा कितना होगा। तो जो मान लेते हैं अगर लेटरल शिफ्ट यहाँ पे दिया गया है y है, तो y की वैल्यू t साइन डेल अपॉन कॉस r1, t साइन डेल अपॉन कॉस r1। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, थोड़ा डेल आपको ये दिख रहा है, ये एंगल डेल है। डेल को आप चाहो तो ये पूरा देखिए आई, अगर ये I1 है तो ये पूरा I1 है, तो डेल को अगर लिखना है तो डेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं बालक हम लोग I1 माइनस R1। ठीक है, डेल हमको बताएगा I1 माइनस R1 यहाँ पे। और ई जो है, इस जो स्लैब हमने यूज किया है उसका विड्थ बता रहा है, एक तरीके से इसकी चौड़ाई बता रहा है कितना है इस स्लैब का। ठीक है, और R1 तो आपको दिख रहा है, ये एंगल R1 है यहाँ पे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। या डेल को साइन आई, देखिए साइन I1 माइनस R1 यहाँ पे कर सकते हैं आप, तो डायग्राम से भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेटरल शिफ्ट आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब इसको पूरा ये ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन कंपाउंड स्लैब। ठीक है, अब ढेर सारे स्लैब होंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब लाइट रे जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई, फाइनली ढेर सारे स्लैब के बाद रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे फिर से अगर उसी मीडियम में जाती है तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये भी रेयर मीडियम है, ये भी रेयर मीडियम है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, लेकिन हाँ उनके बीच कुछ शिफ्ट हो जाएगा, लाइट रे कुछ शिफ्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो देखिए अगर इस सरफेस से लाइट रे इंसिडेंट, ये हमारा रेयर मीडियम है ए और ये डेंसर मीडियम है बी, तो यहाँ पे लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में आ रही है या फिर ए से बी में आ रही है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज इक्वल टू साइन I1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन I1 बाई साइन R1। फिर इस सरफेस पे आने के बाद फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब देखिए बी से कहाँ जा रही है, सी में, बी से, ये मीडियम बी है हमारा और ये मीडियम सी है, बी से सी में जाएगी, तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी इज इक्वल टू साइन R2। ठीक है, जिसमें गई लाइट रे, सॉरी साइन R1 जहाँ से आ रही है अपॉन साइन R2। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट रे देखिए इस वाले सरफेस फिर से होगा, तो अगर ये R2 है तो ये भी R2 होगा। अब फिर से देखिए लाइट रे सी से कहाँ जा रही है, ए में आ रही है, तो पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन R2 अपॉन साइन R1। तो इन सभी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कितने भी रिफ्रैक्शन हो सरफेस से, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से और करके आप इधर डिवाइड कर सकते हैं आप, तो आपको कुछ और भी फॉर्मूला यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो अब ये सारा कुछ याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, गुड। आगे देखेंगे अपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड की बात करते हैं भाई हम। अब देखिए कोई भी लाइट या सॉरी कोई भी चीज़ अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी देखे होंगे कि एक बकेट लीजिए और उसमें कोई भी लिक्विड भर दीजिए, सपोज करते हैं आप उसमें पानी भर दिए हैं अगर, तो और उसके नीचे सबसे सरफेस पे कोई भी कॉइन, कोई भी सिक्का अगर आप गिरा देते हैं या कुछ भी वहाँ रख देते हैं और ऊपर से देखते हैं तो आपको वो चीज़ थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक है, वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण। उसी एक तरीके से हमको ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है लेकिन हमको थोड़ा ऊपर दिख रहा है, कहीं वो डैश पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसी को बोला जाता है शिफ्ट। ठीक है, अभी देखिए ये HR जो दिया गया है ये रियल
डेप्थ दिया है, एक तरीके से रियल हाइट दिया है एक लिक्विड के सरफेस से, और जो यहाँ एच दिया गया है ये अपरेंट हाइट दिया गया है, इसी को अपरेंट हाइट बोलते हैं। एक्चुअली में इसका पोजीशन ये नहीं है ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो यहाँ पे है, लेकिन हमको दिख यहाँ रहा है, तो इसी को बोलते हैं अपरेंट हाइट या फिर अपरेंट डेप्थ। तो देखिए क्या होगा, लाइट अगर हम कहीं बाहर से यहाँ पे हम कहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइट रे यहाँ से जाएगी बाहर की ओर, जब यहाँ जाएगी तो इस वाले सरफेस पे देखिए रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट एक तरीके से डेंसर मीडियम होगा या रेयर मीडियम होगा। सपोज करते हैं ये लिक्विड है या वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी दिया गया है, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, म्यू ए दिया गया है, ये रेयर मीडियम होगा। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। जब लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी और कहीं हम यहाँ पे खड़े देख रहे हैं बैठ के, तब लाइट रे जब आप इसको देखेंगे तो लाइट रे घूम के नहीं आती, लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो ये लाइट रे हमको कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी किसी पॉइंट ओ डैश से। तब ये जो ऑब्जेक्ट ओ पे था वो हमको कहाँ दिखेगा बालक, ओ डैश पे दिखेगा, यहाँ ओ डैश आपको बनाया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप देख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज इक्वल टू एच आर बाई एच ए। बोले तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ होगा, ठीक है। अपरेंट डेप्थ ऑफ द नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। एक तरीके से आपको ये अपरेंट डेप्थ निकालने का फार्मूला होता है, अपरेंट डेप्थ एच ए इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं एच 1 अपॉन μ1। अगर ढेर सारे लिक्विड आ जाते हैं, एक के बाद एक आ जाते हैं, जैसे सब कुछ करते हैं, अलग अलग लिक्विड है, सबका हाइट आपको अलग अलग दिया गया है, ढेर सारे, ठीक है। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, हाइट h1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, हाइट h2 है, तब उस केस में जो हमारा अपरेंट हाइट होगा वो यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक है। ऐड करते जाएंगे h1 प्लस h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3, इस तरीके से आप फाइंड करते हुए आगे की ओर जाएंगे। अच्छा, यहाँ से तो हमको मिल जाएगा। आगे एक अपरेंट शिफ्ट पूछता है, अपरेंट शिफ्ट बोले तो पहले ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ था, अब यहाँ दिखेगा, तो ये शिफ्ट कितना हुआ, ओ डैश की वैल्यू एक तरीके से आपको यहाँ पे निकाल के दिखा। ओ डैश निकालना हो तो रियल हाइट में से अपरेंट हाइट माइनस कर देंगे, ये वाला हाइट, तो आपको ये ओ डैश मिल जाएगा यहाँ पे जो किया गया है, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो ओ डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रियल हाइट इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, TI, इसको TIR भी बोला जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इज द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। सबसे पहले देखिए ये तभी पॉसिबल होगा, कंडीशन भी दिया गया है, इंसिडेंट रे मस्ट बी ऑप्टिकली डेंसर, तो लाइट रे को हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाना होगा, तभी ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो TIR पॉसिबल होगा, या फिर क्रिटिकल एंगल के लिए भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ये क्रिटिकल एंगल पॉसिबल होगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि लाइट रे को डेंसर से हमेशा रेयर में ही जाना होगा, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे दूसरा कंडीशन है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अभी उसके लिए आपको क्रिटिकल एंगल समझना होगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं वाला, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक तरीके से सोर्स है लाइट का, सपोज कर सकते हैं लाइट रे यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट रे, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, देखिए नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाएं तो ये लाइट रे और दूर जाएगी। तो करते समय एक समय ऐसा आएगा बालक, ये बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा है कि लाइट रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मली चली जाती है, सॉरी नॉर्मली नहीं, परपेंडिकुलर जाती है। रिफ्रैक्शन जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहाँ तो 90 डिग्री पे हो गया है, अब क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी वैल्यू बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है आई इज ग्रेटर देन IC, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से जरा भी इंक्रीज करेंगे तो लाइट रे फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इसको बोलते हैं TIR, यही है TIR का केस।
ठीक है, उसके लिए तो कंडीशन लिखा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्रिटिकल एंगल हमारा क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो वहाँ फिर से लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखा गया है एक तरीके से साइन आई बाई साइन आर। अब साइन आई सी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सी के बराबर होता है और साइन आर क्या 90 के बराबर होती है, ये साइन आई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन आई सी, या एयर का रिफ्रैक्टिव 1 होता है, आई सी रहेगा, तो आई सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। यहाँ कोई डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियो आगे आपको और भी दिए जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, इसके आगे आपको और भी पढ़ाया जाएगा। आप जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन है बस आपको समझने के लिए, तो आप इसको जल्दी जल्दी तैयार करिए और